तेज बारिश में अपना सामान लिए हुए बादल कप्पे की माँ अपने बेटे का घर ढूंढ रही थी, लेकिन उन्हें कहीं भी बादल कप्पे का घर नहीं मिल रहा था। अरे, ये बादल बेटे का घर कहाँ चला गया है? पहले तो घर आसानी से मिल जाता था, अब तो रास्तों की भी समझ नहीं आ रही। तभी बुलबुल मौसी वहाँ से गुजर रही थी। वो बूढ़ी कप्पे को देखकर उसके पास जाती है। अरे, आप कौन है? आपको पहले तो इस जंगल में नहीं देखा। हाँ बुलबुल बहन, मैं बादल कप्पे की माँ हूँ। अपने बेटे से मिलने आई थी, लेकिन रास्ते में इतनी तेज बरसात शुरू हो गई। अब मुझे अपने बेटे का घोंसला नहीं मिल रहा। अच्छा, तो आप कप्पे की माँ है, तो आप चिंता काहे को करती हैं? चलिए माँ जी, मैं आपको बादल के घर ले चलती हूँ। लाइए माँ जी, ये बैग मुझे दीजिए। नहीं नहीं, मेरा कुछ कीमती सामान है, मैं ये खुद उठा लूंगी। लगता है बुढ़िया के पास कुछ कीमती सामान है। हो ना हो, कीमती गहने ही होंगे। फिर बुलबुल मौसी बादल की माँ को उसके घर छोड़ आती है। अरे माँ, आओ आओ। अरे बाप रे, ये बुढ़िया यहाँ क्या करने आई है? बेटे, मुझे तो इतनी तेज बारिश में तुम्हारा घोंसला नहीं मिल रहा था। वो तो भला हो उस बुलबुल मौसी का, जिसने मुझे तुम्हारे घर छोड़ दिया, वरना मैं तो वापिस ही जाने वाली थी। अच्छा, तो उस बुलबुल मौसी ने किया है, उसे तो बाद में मैं देख लूंगी। क्यों बिजली बहू, कैसी हो तुम? अब तक तो मजे में थी, अब आगे का पता नहीं माँ जी। अब इस बुढ़िया की ऐसी खातिरदारी करूंगी कि एक दिन में ही भाग जाएगी। अगले दिन बिजली कप्पे अपनी सास के खाने में ढेर सारी मिर्ची डाल देती है। जैसे ही सब खाना खाने लगते हैं, तो वो अपनी सास को मिर्ची वाली थाली दे देती है। बिजली की सास खाना खाने लगती है। छी छी, अरे बहू, ये कैसा खाना है? खाने में मिर्ची बहुत ज्यादा है। अरे, क्या कह रही हैं आप बाजी? बादल जी, क्या आपको भी मिर्ची ज्यादा लग रही है? नहीं नहीं बिजली माँ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मिर्ची तो एकदम बराबर है। सासू माँ, मुझे पता है आपको हमेशा मेरे खाने से तकलीफ होती है। अरे नहीं नहीं बहू, तू गलत समझ रही है। रहने दीजिए, एक काम कीजिए, कल से खाना आप ही बनाइएगा। क्या? हाँ माँ, वैसे भी आपके पंखों से बना हुआ खाना खाए काफी समय हो गया है। अच्छा बेटे, ठीक है। ऐसे बिजली कप्पे अपनी सास से सारे काम करवाती थी, झाड़ू भी लगवाती और रसोई में खाना भी बनवाती। लेकिन इधर बुलबुल मौसी ने पूरे जंगल में बात फैला दी थी कि बिजली कप्पे की सास बैग भरकर सोना चांदी अपने साथ लेकर आई है। एक दिन बिजली कप्पे नदी पर पानी पीने आई हुई थी। तभी उसकी सहेली बबली कबूतरी वहाँ आती है। अरे वाह बिजली, तुम्हारी सास तो बहुत अच्छी है। ऊपर वाला तुम जैसी सास हर किसी को दे। अरे क्या बबली, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? तूने ऐसा क्या देख लिया उस बुढ़िया में? अगर तुझे मेरी सास इतनी ही पसंद आ गई है, तो उसे अपने घर ले जाओ। अरे अरे बिजली, तुम तो गुस्सा ही होने लगी। मैंने सुना है कि तुम्हारी सास सोना और चांदी से भरा बैग साथ में लाई है, वो भी तुम्हें देने। हमें तो ये बात बुलबुल मौसी से पता चली है। क्या कहा? सोना चांदी? मगर इस बारे में मुझे तो सासू माँ ने कुछ नहीं बताया। बिजली, मुझे तो लगता है कि वो तुम्हें परखना चाहती है। बस तुम अपनी सास की पूरी मन से सेवा करना, देखना वो सारा सोना तुम्हें ही देगी। ये सब बातें सुनकर बिजली कप्पे खुशी खुशी अपने घर लौट आती है। घर में बिजली कप्पे की सासू माँ झाड़ू लगा रही थी। अरे अरे सासू माँ, ये आप क्या कर रही हैं? लाइए लाइए, ये झाड़ू आप मुझे दे दीजिए। आप मेरी सासू माँ है, मेरी माँ जैसी। भला मैं आपसे काम कैसे करवा सकती हूँ? माँ जी, अब आप करेंगी आराम और मैं करूँगी काम। तब से बिजली कप्पे सारे काम खुद ही करती और अपनी सास की भी सेवा करती।
ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। बिजली कभी रोज ही अपनी सास का बैग चुराने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे चुरा नहीं पाती। अरे पता नहीं कब तक इसकी सेवा करनी पड़ेगी। सोते समय भी अपना बैग अपने साथ लेकर सोती है, आखिर चुराऊं मैं कैसे? दादो दादो, चलिए ना, मेरा बॉल उस पेड़ के पास खो गया है, आप चलकर मुझे ढूंढ कर दीजिए ना दादो। हाँ हाँ जुगनू बेटा, चलो। फिर बिजली कपी की सास जुगनू के साथ बाहर चली जाती है। अरे वाह, जो काम मैं खुद आज तक नहीं कर पाई वो मेरे जुगनू ने कर दिया। जुगनू बेटा, कहाँ है तेरा बॉल? दादो, इस जमीन के नीचे लगता है किसी ने कुछ खोदा है, जरूर उस किक्की ने मेरा बॉल यही छुपाया होगा। अच्छा बेटा रुको, देखती हूँ। फिर बिजली कपी की सास उस खड्डे को खोदती है। उसे उस खड्डे में सोने से भरी हुई एक पोटली दिखाई देती है। अरे बाप रे, जुगनू ये देखो, हमें तो ढेर सारा सोना मिल गया। चल जुगनू बेटा, हम सारी बात तेरी माँ को बता देते हैं, अब तो हम अमीर हो गए हैं। इधर बिजली कपी अपनी सास के बैग को खोल कर देखती है, परंतु उसमें तो कोई भी सोना चांदी नहीं था। उस बैग में तो उसकी सासू माँ के फटे हुए कपड़े थे। अरे सारी मेहनत बेकार हो गई, इस बुढ़िया के पास सोना तो क्या, एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तभी बिजली कपी की सास वो खजाने से भरी हुई पोटली लेकर आ जाती है। वहीं रुक जाओ, अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है, निकल जाओ मेरे घर से। अरे बहू, तू ये क्या कह रही है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? गलती? आज तक तेरा हमें कोई फायदा हुआ है? हर समय बस खाती ही रहती हो। बहू, अब हमारी किस्मत बदलने वाली है, तो मेरी बात तो सुन। किस्मत तो मेरी खराब हो गई है जो मैंने तेरे बेटे से शादी की। मम्मा, पहले दादू की बात तो सुन लो। तू तो चुप कर जुगनू, अगर कुछ बोला तो एक पंख लगाऊंगी। बेटी, मैं तो तुझे बहुत अच्छी समझती थी, लेकिन तू मतलबी निकली। जा रही हूँ मैं। फिर बिजली कपी की सास वहाँ से चली जाती है और वो अपनी खजाने से भरी हुई पोटली लेकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। रात होते ही जंगल में फिर से बारिश शुरू हो जाती है। मानो चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी, वो खिड़की से बिजली की सास को देख लेती है। अरे, ये तो बिजली की सासू माँ है, लेकिन ऐसी बारिश में ये बाहर क्यों बैठी है? फिर मानो चिड़िया बिजली कपी की सास के पास जाती है। माँ जी, ऐसी तेज बारिश में आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप बिजली के पास क्यों नहीं जाती? बेटी, कैसे जाऊं अपनी बहू के घर, उसने तो मुझे अपने घर से निकाल दिया है। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? चलिए, आप मेरे साथ मेरे घर में चलिए। फिर मानो चिड़िया बिजली कपी की सास को लेकर घर आ जाती है और वो खाना बनाकर बादल कपे की माँ को खिलाती है। वो बूढ़ी कपी पेट भरकर खाना खाती है और सो जाती है। अगले दिन वो बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। बेटी, मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं? मेरी बहू ने तो मुझे घर से निकाल दिया, तुमने तो मेरा एक बेटी की तरह ध्यान रखा। अरे माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं आपकी ही बेटी हूँ। आज से आप भी मेरे साथ ही रहेंगी। वैसे मैं भी अकेली ही रहती हूँ। बेटी, मुझे कुछ देना है तुम्हें। ऐसा कहते हुए बिजली की सास वो सोने से भरी हुई पोटली मानो चिड़िया को दे देती है। अरे माँ जी, इस पोटली में तो ढेर सारा सोना है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं रख सकती। बेटी, ये मेरा आशीर्वाद समझ कर ले लो, वैसे भी मैं इसका क्या करूँगी? मुझे तो 2 वक्त का भोजन चाहिए, ये तेरे काम आएंगे। इधर बिजली कपी को भी मालूम हो जाता है कि उसकी सास के पास ढेर सारा सोना था जो उसने मानो चिड़िया को दे दिया है। हाय रे मेरी किस्मत। बिजली, मेरी सहेली है ना नीली जी, उसके पति की मौत हो गई है और वो बेचारी बिल्कुल अकेली हो गई है। नीली जी ने अंडे भी दिए हुए हैं। अब वो हमारे जंगल में रहने के लिए आ रही है। जब मैं तुम्हारे लिए भोजन लेने जाऊंगा तो
तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत भोजन ले आया करूँगा, ताकि नीली जी अपने अंडों को अकेला छोड़कर ना जाए। क्यों बादल जी, ये नीली जी वही है ना जो तुम्हारे बचपन की दोस्त थी? सुन लो, तुम उसके लिए भोजन नहीं ढूंढोगे वरना अच्छा नहीं होगा। बिजली, तुम ही तो कहती थी कि मानो चिड़िया की तरह हमें भी दूसरे पक्षियों की मदद करनी चाहिए, और अब तुम खुद ही मना कर रही हो। तुम जो भी कहो, मैं तो नीली जी की जरूर मदद करूँगा। बादल कव्वे की बात सुनकर बिजली कव्वी बहुत डर जाती है कि कहीं उसका सपना सच ना हो जाए। जुगनू बेटा, कल ही मैंने सपने में देखा था कि उस नीली कव्वी ने तुम्हारे पिता से शादी कर ली है, और आज ये नीली कव्वी हमारे जंगल में भी आ गई है। तुम घर पर ही बैठो जुगनू, मुझे तुम्हारे पापा पर नजर रखनी होगी। फिर बिजली कव्वी भी छुपके बादल कव्वे के पीछे चली जाती है। नीली जी, ये लो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाया हूँ। अब तो रोज मैं तुम्हारे लिए भोजन लाया करूँगा, तुम चिंता ना करना। बादल यार, तुम कब तक नीली कव्वी को भोजन ला कर देते रहोगे? मुझे तो लगता है अब नीली कव्वी को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। हाँ तोते यार, बात तो तुम्हारी ठीक है। नीली जी, तुम किसी कव्वे से शादी कर लो। हाँ बादल जी, मैं शादी तो कर लूँ, लेकिन इस जंगल में कोई भी मेहनती कव्वा नहीं है जिससे मैं शादी करूँ। नीली जी, वैसे मैं बहुत मेहनती कव्वा हूँ, मैं तुमसे शादी कर लेता अगर मेरी शादी उसे बिजली से ना हुई होती। बादल यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है, शादी तो तुम अब भी कर सकते हो नीली कव्वी से। खिड़की में बैठी बिजली कव्वी उनकी बातें सुन रही थी। वो ये बातें सुनकर जल जाती है और वापस चली जाती है। अरे तोते यार, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो बिजली से शादी कर चुका हूँ, अब भला मैं नीली जी से कैसे शादी कर सकता हूँ? बादल यार, इसमें गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो मजाक कर रहा था। बिजली कव्वी आधी बात सुनकर गुस्से में एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। बादल जी ने तो पूरी योजना बनाई हुई है दूसरी शादी करने की, लेकिन मैं भी बिजली कव्वी हूँ, इसे दूसरी शादी तो नहीं करने दूंगी। अगले दिन नीली कव्वी के पेड़ के नीचे सभी पक्षी बैठे बातें कर रहे होते हैं। नीली बहन, आपके लिए बहुत सुंदर कव्वा ढूंढा है चिड़िया ने। हाँ नीली बहन, भोला कव्वा बहुत अच्छा है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। बिजली कव्वी वहीं एक पेड़ के पीछे बैठी उनकी बातें सुन रही थी। वो भोला कव्वा की जगह बादल कव्वा सुनती है। मेरा शक सही निकला, ये बादल कव्वा दूसरी शादी करने जा रहा है। अब मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। मैं अभी अपने भाइयों के पास जाती हूँ और उन्हें सारी बात बताती हूँ। फिर बिजली कव्वी अपने दो भाइयों के पास चली जाती है। बड़े और छोटे भाई, मेरा पति दूसरी शादी करने जा रहा है और वो मुझे छोड़ देगा। मेरा और मेरे जुगनू का क्या होगा? बादल कव्वा नीली कव्वी से शादी करके मुझे अपने घोंसले से भी निकाल देगा। ये तुम क्या कह रही हो बहना? उसकी इतनी हिम्मत कि वो दूसरी शादी करे और मेरी बहन को घोंसले से निकाले? तुम चलो, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। हम दोनों भाई मिलकर इस कव्वे को नहीं छोड़ेंगे। भैया, बस बादल को नहीं, उस नीली कव्वी को भी सबक सिखाना है, ताकि आइंदा वो कभी दूसरे कव्वे से शादी करने का ना सोचे। और फिर बिजली कव्वी अपने दोनों भाइयों को लेकर बादल कव्वे के पास जाती है। अरे ओए कव्वे, तुमने मेरी बहन को धोखा दिया है, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहते हुए बिजली कव्वी के दोनों भाई कव्वे को पकड़कर पेड़ से बांध देते हैं। और फिर बिजली कव्वी का एक भाई नीली कव्वी के घोंसले से उसका अंडा उठा लेता है और वो दोनों अंडा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। बिजली और उसका भाई बादल कव्वे के पास आते हैं। अरे ये क्या? ये तो नीली जी का अंडा है। बिजली, ये तुम्हारा भाई नीली जी के अंडे के साथ क्या कर रहा है? तुम्हारे भाइयों ने मुझे पेड़ से क्यों बांधा है? बादल जी, अब इतने मासूम ना बनो, मुझे सब पता चल गया है। तुम मुझे छोड़कर नीली कव्वी से दूसरी शादी करने वाले हो, लेकिन मैं भी बिजली हूँ, मेरे दोनों भाई अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी नीली कव्वी, मानो चिड़िया और तोता भी वहाँ आ जाते हैं। अरे बिजली बहन, ये तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है।
चुप कर जाओ छोटी चिड़िया, मुझे सब पता है, तुम भी बादल के साथ मिली हुई हो। अरे बिजली बहन, तुम ये सब क्या कर रही हो? बादल भैया तो मेरे भैया जैसे हैं। हाँ बिजली, नीली जी बिल्कुल ठीक कह रही है। नीली, अगर बादल तुम्हारा भाई है तो तोता तुमसे क्यों कह रहा था कि शादी के बाद बादल तुम्हारा बहुत ध्यान रखेगा? अरे बिजली काफी, मैंने बादल काफे का नहीं बल्कि भोला काफे का कहा था। हो सकता है तुमने नाम सुनने में गलती की हो। क्या इसका मतलब नीली कपी की शादी भोले कपे से हो रही है? हाँ बिजली बहन, मैंने ही नीली बहन का रिश्ता देखा है। और तुम कितनी बड़ी गलती कर रही थी जो नीली कपी का अंडा अपने भाइयों से तुड़वा रही थी। बिजली, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने आज सबके सामने हमारी नाक कटवा दी। आज मुझसे एक मासूम कपी का अंडा टूट जाता। फिर बिजली कपी के दोनों भाई गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। मुझे माफ कर दो बादल जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बिजली, तुम तो मुझसे बात ही ना करो, मैं तुमसे बहुत नाराज। तेज बारिश में वो बूढ़ी कपी अपना सामान लिए सागर वाले जंगल से गुजर रही थी। बारिश तो बहुत तेज है, अगर ऐसी बारिश में मैं भीगती रही तो बूढ़ी जान कब तक जिंदा रह सकती हूँ। अब तो मुझे कोई ना कोई आसरा तो ढूंढना ही होगा। वो बूढ़ी कपी अपना सामान लिए फिर से उड़ती है। बिजली, आज तो रसोई से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बना रही हो तुम? तभी बिजली कपी रसोई से खिचड़ी लेकर बाहर आती है। बादल जी, खुशबू कैसे ना आती, बिजली ने पहली बार खिचड़ी जो बनाई है। वाह वाह बिजली, परंतु ये चावल कहाँ से आए? आने कहाँ से थे भला, चीकू तोते के घर से चुरा कर लाई हूँ। आज मेरा ऐसी तेज बारिश में खिचड़ी खाने को बहुत मन कर रहा था। अब जल्दी से खा लो वरना खिचड़ी ठंडी हो जाएगी। वो दोनों पति पत्नी खिचड़ी खाने लगते हैं तो दरवाजे पर दस्तक होती है। बादल जी, इस समय अब कौन आ गया है? ऐसी तेज बारिश में भी पक्षियों को अपने घरों में आराम नहीं आता। फिर वो दोनों पति पत्नी घर के बाहर आते हैं। काको, मेरी मदद करो, बारिश बहुत तेज है, बारिश रुकने तक मुझे अपने घर में आश्रय दे दो। नाना बुढ़िया, हमारा घर तो पहले ही बहुत कमजोर है, हम तुझे अपने घर में नहीं रख सकते। बेटी, मैं अपने घर जा ही रही थी कि रास्ते में बारिश शुरू हो गई। अब तो रात भी बहुत हो चुकी है, मेरा घर पहाड़ों के दूसरी दिशा में है। अगर इस समय मैं चली भी गई तो पहाड़ों वाली चीलें मुझे खा जाएंगी। कृपया करो और मुझे आज रात अपने घर में आश्रय दे दो। देख बुढ़िया, अब तो चली जा, हमारे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। चलो बादल जी, हमारी खिचड़ी ठंडी हो रही है। ऐसा कहते हुए वो कभी दरवाजा बंद कर लेते हैं और वो बूढ़ी कभी बारिश में ही भीगती रहती है। फिर वो बूढ़ी कभी अपना सामान लिए वहाँ से उड़ती है और उसे एक घर दिखाई देता है। वो वहाँ जाकर दस्तक देती है। कोई है तो मेरी मदद करो, मैं बारिश में भीग रही हूँ। अरे, ये इस समय कौन आ गया है? जरा जाकर देखती हूँ, शायद कोई मुसीबत में हो। फिर चांदनी चिड़िया अपने घर के बाहर आती है। बेटी चिड़िया, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, बारिश बहुत तेज है और मैं अपने घर नहीं जा सकती। बस आज रात गुजारने के लिए मुझे अपने घर में आश्रय दे दो। माँ जी, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, आप अंदर आ जाइए। फिर चांदनी चिड़िया बूढ़ी कभी को अपने घर में ले जाती है। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी मदद की। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं, आप ये दाना खा लीजिए, आपको भूख लगी होगी। फिर बूढ़ी कभी भोजन खा लेती है। फिर वो दोनों सो जाती हैं। अगली सुबह बारिश भी रुक जाती है। चिड़िया बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो, ये सेब का बीज है, तुम इसे अपने आंगन में दबा देना और देखना बहुत जल्दी बहुत बड़ा सेब का पेड़ लग जाएगा। ऐसा कहते हुए वो बूढ़ी कभी वहाँ से चली जाती है। फिर चांदनी चिड़िया वो बीज अपने आंगन में बो देती है।
अब मैं जल्दी से भोजन ले आती हूँ, कहीं फिर से बारिश न शुरू हो जाए। फिर चांदनी चिड़िया भोजन की खोज में चली जाती है। बिजली कभी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। वो देखकर हैरान होती है। बादल, बादल जी जल्दी आओ, जरा देखो। बादल कव्वा जल्दी से बाहर आता है। क्या हुआ बिजली, क्यों इतनी सुबह सुबह शोर मचा रही हो? सोने भी नहीं देती। वो देखो बादल, चिड़िया की आंगन में कितना बड़ा सेब का पेड़ है और उस पर लाल लाल रंग के सेब भी लगे हुए हैं। बिजली, ये कैसे हो गया? कल तो यहाँ एक पत्ता भी नहीं था और आज ये सेब का पेड़। चलो पास चलकर देखते हैं। फिर बिजली और बादल चिड़िया के सेब के पेड़ के पास जाते हैं और वो कुछ सेब तोड़कर खाने लगते हैं। बिजली, ये सेब तो बहुत मजे का है। बादल, मुझे लगता है कि चिड़िया को इस पेड़ का पता नहीं है, तभी तो वो भोजन लेने गई है। अगर उसे पता होता तो वो भोजन लेने क्यों जाती? हाँ बिजली, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब हम उस चांदनी को ये पेड़ नहीं लेने देंगे। फिर वो दोनों पति पत्नी उसी पेड़ पर अपना एक घोंसला बना लेते हैं। शाम को चिड़िया जब दाना लेकर वापस आती है तो वो सेब के पेड़ को देखकर बहुत हैरान होती है। अरे, ये तो मैंने सुबह ही सेब का बीज लगाया था, इतनी जल्दी ये पेड़ भी उग गया। ये जरूर जादुई सेब का पेड़ होगा। चिड़िया पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, तभी वो कौवे भी वहाँ आ जाते हैं। अरे ओ छोटी चिड़िया, यहाँ क्या कर रही हो? चलो जाओ यहाँ से। क्या मतलब बिजली? ये पेड़ मेरा है और मैंने ही सुबह इसका बीज बोया था। चांदनी, इस पेड़ पर हमने अपना घोंसला बनाया है और आज से ये पेड़ हमारा है। चली जाओ यहाँ से, वरना मार मार कर पंख तोड़ दूंगा मैं तुम्हारे। चांदनी चिड़िया तो पहले ही बहुत भोली भाली थी। वो कौवों से डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वो बूढ़ी कौवी फिर से चिड़िया के पास आती है। माँ जी, आप तो वही है ना जो मुझे सेब का बीज देकर गई थी? हाँ बेटी, मैं वही कौवी हूँ, लेकिन बेटी उस पेड़ पर तो कौवे सो रहे हैं। बेटी, वो कोई साधारण बीज नहीं था, वो एक जादुई बीज था। फिर चांदनी चिड़िया सारी बात बूढ़ी कौवी को बता देती है। बेटी, ये कौवे बहुत चालाक हैं, इन्हें सबक सिखाना ही होगा। बेटी, ये लो कुछ बीज, ये तुम अपने आंगन में डुबा देना, फिर देखना उन कौवों को सजा मिल जाएगी। ऐसा कहते हुए वो बूढ़ी कौवी वहाँ से चली जाती है। फिर चांदनी चिड़िया उन बीजों को अपने आंगन में डुबा देती है। थोड़ी देर बाद वहाँ ढेर सारे फलों के पेड़ लग जाते हैं। चिड़िया ये देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन बिजली और बादल तो जल रहे थे। बादल जी, ये क्या? चिड़िया के पास तो हर फल के पेड़ उग गए हैं और हमारे पास ये एक सेब का पेड़ ही है। बिजली, अब जंगल के सभी पक्षियों को पता चल गया है कि हमारे पास ये सेब का पेड़ ही है। बादल जी, अगर वो पेड़ हमारे नहीं हो सकते तो हम उन पेड़ों को काट देंगे। हाँ बिजली, ये ठीक है, रात होते ही हम ये पेड़ काट देंगे। ऐसे उस छोटी चिड़िया के पास एक भी पेड़ नहीं बचेगा। रात होते ही कुल्हाड़ी लेकर वो कौवे चिड़िया के फलों के पेड़ों के पास आ जाते हैं। जैसे ही बादल कौवा कुल्हाड़े से पेड़ काटने लगता है तो वो पेड़ की कुछ शाखाएं कौवों को मारने लगती हैं। अरे ये क्या? ये पेड़ तो हमें मार रहे हैं, छोड़ दो, हमें छोड़ दो। हाँ पेड़ जी, हमें छोड़ दो, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, छोड़ दो हमें। किसी तरह से अपनी जान बचाकर वो कौवे वहाँ से भाग जाते हैं। अरे ये क्या पक्षियों, हमने तो सोचा था कि नए जंगल में जाएंगे, वहाँ भोजन की परेशानी नहीं होगी, परंतु इस जंगल में ना फल है और ना ही सब्जियाँ। हाँ बादल भैया, अब हमें भोजन लेने के लिए रोज फिर से दूर ही जाना पड़ेगा। चीकू, ये तो बहुत गलत है, हम रोज भोजन लेने भला कहाँ जाएंगे? देखो बिजली बहन, हम इस समस्या का कोई ना कोई हल तो ढूंढ ही लेंगे, परंतु अभी दोस्तों हम सबको अपने मजबूत घर बनाने होंगे, क्योंकि बारिश का कुछ भी नहीं पता कि कब हो जाए। शाम हो जाती है। शाम तक सभी पक्षी जंगल में अपने अपने मजबूत लकड़ियों के घर बना लेते हैं। रात हो जाती है।
पक्षियों, घर तो बना लिया हमने, अब कल भोजन लेने हमें दूर जाना पड़ेगा। मैं तो ये बात सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ। कबूतर भैया, मैंने इस समस्या का उपाय ढूंढ लिया है। बस हमें कुछ महीने ही भोजन की खोज में जाना पड़ेगा दूसरे जंगल। उसके बाद हमारे जंगल में बड़े बड़े फलों के पेड़ होंगे और सब्जियों के खेत भी। अच्छा, मानो क्या है उपाय? बिजली बहन, हम सब मिलकर कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं और फिर दूसरे जंगल से फलों और सब्जियों के बीज खरीद लाते हैं। वैसे भी बरसात का मौसम करीब है। अगर हमने बीज अपने जंगल में बो दिए तो देखना, कुछ ही समय बाद हमारे जंगल में भी फलों के पेड़ और सब्जियां उग आएंगी। हाँ चिड़िया बहन, ये उपाय तो बहुत अच्छा है। क्यों पक्षियों, तुम सब क्या कहते हो? हाँ हाँ, मैं राजी हूँ, करते हैं सब मिलकर काम। फिर अगले दिन सभी पक्षी चिड़िया के घर में आते हैं और अपने अपने पैसे चिड़िया को जमा करवाते हैं। चलो दोस्तों, अब सबके पैसे जमा हो गए। अब मैं और कबूतर भैया जाकर दूसरे जंगल के पक्षी से बीज खरीद लाते हैं। फिर मानो चिड़िया और कबूतर दोनों पहाड़ों के रास्ते दूसरे जंगल बीज खरीदने चले जाते हैं। शाम तक वो बीज खरीद कर वापिस आ जाते हैं। चलो दोस्तों, बीज तो आ गए हैं, अब हम सबको मिलकर मेहनत करनी होगी। फिर वो सारे पक्षी मिलकर मेहनत से जमीन में बीज बो देते हैं। अरे बिजली, कहाँ फंस गया मैंने कभी इतनी मेहनत नहीं की। हाँ बादल जी, बीज को बोते बोते मेरी कमर भी अटक गई है। अरे बादल और बिजली, बातें कम करो, काम ज्यादा करो, क्योंकि हमें अभी बहुत काम करना है। कुछ ही घंटों में वो सारे पक्षी मिलकर जमीन में सारे बीज बो देते हैं। अगले दिन जंगल में जोरदार बारिशें शुरू हो जाती हैं। सभी पक्षी बारिश से बहुत खुश थे, क्योंकि बारिशों के पानी से उनके बोए हुए बीजों में से नन्हे नन्हे पौधे निकल रहे थे। ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं। सभी पक्षियों की मेहनत अब रंग ले आई थी। अब तो उनके जंगल में काफी बड़े बड़े फलों के पेड़ लग चुके थे और तो और सब्जियां भी काफी तेजी से बढ़ रही थी। अरे वाह वाह, क्या बात है इस आम की, ये आम तो बहुत मीठा है। हाँ तोते, ये सेब भी बहुत मीठा है, मजा आ रहा है खाने में। मानना पड़ेगा चिड़िया, तुम्हारी वजह से ही आज हम सब पक्षियों को बैठे बिठाए फल मिल रहे हैं। बिजली और बादल दूसरे पक्षियों को फल खाता देखकर चल रहे थे। उनके तो मन में अब लालच पैदा हो गई थी। बिजली, पैसे तो हमने भी दिए थे उन बीजों के, अब उन फलों पर हमारा हक है। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं उन पेड़ों से फल तोड़कर दूसरे जंगल में महंगे दामों में बेच कर आऊंगा। बादल जी, वैसे हमारी सोच कितनी मिलती जुलती है, पता है मैं भी यही सोच रही थी। उन पक्षियों को क्या पता था, बादल कौवा तो सभी पेड़ों से कुछ कुछ फल तोड़कर अपनी बैलगाड़ी पर लादकर दूसरे जंगल ले जाता है और शाम तक सारे फल बेचकर बहुत मुनाफा कमाकर घर लौट आता है। इसी तरह दूसरे दिन भी बादल कौवा ऐसा ही करता है। वो सभी पक्षियों के फल बेचकर काफी मुनाफा कमा रहा था। चिड़िया बहन, बहुत हो गया, अब हम बादल कौवे को ये सब नहीं करने देंगे। हाँ चीकू भैया, हमने ये फलों के पेड़ अपने लिए लगाए थे, ना कि बेचने के लिए। चलो सब मिलकर उन कौवों से बात करते हैं। फिर चिड़िया, कबूतर और तोता गुस्से में कौवों के पास जाते हैं। अरे ओए बादल के बच्चे, क्या तमाशा लगाया हुआ है तुमने? अगर सारे फल तोड़कर दूसरे जंगल में बेच दोगे तो हम सब क्या खाएंगे? हाँ बादल, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। याद रखो, ये सारे पेड़ हम पक्षियों के भी हैं। उन पेड़ों पर मेरा भी हक है। मैं उन फलों के साथ जो भी करूं, तुम्हें उससे क्या? बादल भैया, तुम लालच कर रहे हो, लालच ना करो, लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अरे जाओ जाओ, कब से बोले जा रहे हो, हम फल जरूर बेचेंगे। मैं देखती हूँ मेरे बादल जी को कौन रोकता है फल बेचने से। बिजली बहन, अगर आप ऐसा करोगे तो हम सब मिलकर आपको इस जंगल से निकाल देंगे। रुको रुको पक्षियों, ज्यादा गुस्सा ना करो। चलो ठीक है। ऐसा है ना पक्षियों कि मैंने तो अब दूसरे जंगल में अपने फलों की दुकान खोल ली है। अब मैं उस दुकान को बंद नहीं कर सकता। तुम सब पक्षी ऐसा करो कि मुझे एक आम का पेड़ ही दे दो। मैं वादा करता हूँ कि आम के पेड़ के अलावा मैं किसी दूसरे पक्षी के पेड़ को नहीं छूऊंगा।
ठीक है बादल भैया, आप आम का पेड़ रख लो, लेकिन याद रखना फिर सब्जियों और किसी भी पेड़ पर आपका कोई हक नहीं होगा। हाँ हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है। बादल कौवा तो पैसों की लालच में आकर एक पेड़ ले लेता है। अब बादल कौवा रोज अपने आम के पेड़ से आम तोड़कर दूसरे जंगल ले जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात एक लकड़हारा पक्षी उस जंगल में आता है। अरे वाह, कितने दिनों से आम का पेड़ ढूंढ रहा था। मुझे इसी आम के पेड़ की लकड़ी ही तो चाहिए थी। अब इस पेड़ को काटना ही पड़ेगा। फिर वो लकड़हारा उस आम के पेड़ को काटने लगता है। अगली सुबह हो जाती है। जब बिजली कौवी और बादल कौवा अपने पेड़ के पास जाते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं था। अरे बादल जी, हमारा आम का पेड़ कहाँ गया? बिजली, लगता है कोई लकड़हारा हमारा पेड़ काट कर ले गया है। बादल जी, हम तो बर्बाद हो गए। अपनी लालच की वजह से बादल कौवे ने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया था। अब वो किसी दूसरे पेड़ से फल और सब्जियां भी नहीं खा सकता था। बिजली कौवी और बादल कौवे का एक बहुत बड़ा खेत था। वो दोनों पति पत्नी अपने खेत का बहुत ख्याल रखते थे। वो पति पत्नी अपने खेत में तरह तरह की फसलें उगाते थे, जिन्हें मंडी में बेचकर बहुत मुनाफा कमाते थे। लेकिन वो कौवे बहुत कंजूस थे। कोई भी पक्षी कौवों के खेत से सब्जी या दाना लेने आता तो वो कौवे उसे बहुत मारते थे। देखा बिजली, हमारा खेत कितना हरा भरा है। ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है। हाँ हाँ बादल जी, तुम अकेले नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ काम करवाती हूँ। हाँ, और किसी भी पक्षी को हम अपने खेत से दाना नहीं खाने देंगे। हम उन छोटे पक्षियों को मुफ्त में क्यों दाना दें? मानो बहन, तुम्हें पता है कि हमारे जंगल में जो कौवों का खेत है वो बहुत हरा भरा है और उनके खेत में तरह तरह की फसलें भी लगी हुई हैं। हाँ चीकू भैया, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन वो कौवे बहुत कंजूस हैं। वो कौवे तो अपने खेत से एक दाना भी नहीं खाने देते। चीकू भैया, अगर वो खेत मेरा होता तो मैं किसी पक्षी को भी मना न करती। परंतु चिड़िया बहन, वो कौवे तुम्हारी तरह तो नहीं है ना, वो तो बहुत कंजूस है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। जंगल में गर्मी बढ़ जाती है, जिस कारण जंगल में सूखे का मौसम आ गया था। अब तो जंगल में ना भोजन मिलता था और ना ही पानी। जंगल के अब सभी पक्षी भी बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि उन सब पक्षियों को भोजन ना मिलने के कारण दो दिन भूखा रहना पड़ता था। लेकिन उन कौवों के खेत को गर्मी के कारण जरा भी फर्क नहीं पड़ा था, बल्कि उन कौवों का खेत तो और भी हरा भरा हो गया था। बादल जी, जंगल में सूखा चल रहा है और जंगल के सभी पक्षी भूख के कारण मर रहे हैं। देखो ना, हमारा खेत तो एकदम हरा भरा है। हाँ बिजली, हम दोनों मिलकर अपने खेत की रक्षा जो करते हैं, कुछ भी हो जाए मैं अपने खेत का एक दाना भी उन पक्षियों को नहीं दूंगा, चाहे वो सभी पक्षी भूख से मर क्यों ना जाए। चिड़िया बहन, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। अगर आज भी मुझे कोई भोजन ना मिला तो मैं भूख के कारण मर जाऊंगा। अब तुम ही कुछ करो, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ चिड़िया बहन, मैं भी बहुत भूखी हूँ। अब तुम ही कुछ कर सकती हो, हम सबको बहुत भूख लग रही है। कबूतर भैया और बुलबुल बहन, मैंने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया और ना ही पानी पिया है। मुझे भी बहुत भूख लग रही है, लेकिन अब मुझे कुछ करना ही होगा, वरना सभी पक्षी भूख के कारण मर जाएंगे। लेकिन चिड़िया बहन, अब तुम क्या करोगी? हमारे जंगल में ना भोजन है और ना पानी। बस अब तो हमारे जंगल में उन कौवों का हरा भरा खेत ही रह गया है। तुम्हें तो पता है कि वो कौवे अपने खेत का एक दाना भी हमें नहीं देंगे। हाँ चीकू भैया, मैं जाती हूँ कौवों के पास और बात करती हूँ। कोशिश करके देख लो मानो बहन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कौवे मानेंगे। फिर मानो चिड़िया उन कौवों के खेत में चली जाती है। अरे ओए छोटी चिड़िया, तू हमारे खेत में क्या करने आई है? अगर हमारे खेत से कुछ लेने आई हो तो अभी चली जाओ, क्योंकि हम तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे। देखिए बिजली बहन, हमारे जंगल में इस समय बहुत मुश्किल वक्त चल रहा है। जंगल में हर तरफ सूखा ही सूखा है।
हम सब पक्षी बहुत परेशान हो गए हैं। हम सब ने तो 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। अगर अब भी हमने कुछ न खाया तो हम सभी पक्षी मर जाएंगे। बिजली बहन और बादल भैया कृपया करो और हमें थोड़ा भोजन दे दो। वैसे भी कुछ दिनों में तो बारिशें शुरू हो जाएंगी। बारिशों के कारण हमारे जंगल में सूखा भी चला जाएगा। बारिश के बाद तो हमारे जंगल में हर तरफ भोजन ही भोजन होगा। नहीं चिड़िया, तुमने सुना नहीं कि बिजली ने क्या कहा कि हम दोनों तुम्हें अपने खेत से एक दाना भी नहीं देने वाले। अब चली जाओ, वरना मैं और मेरी पत्नी तुम्हें मिलकर मारेंगे। बादल कप्पे की ये बात सुनकर चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया बहन, क्या हुआ? क्या कप्पों ने भोजन दिया? हाँ चिड़िया बहन, बताओ, तुम चुप क्यों हो? नहीं दोस्तों, नहीं दिया उन्होंने हमें भोजन। वो कप्पे बहुत बुरे हैं। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि वो कप्पे कभी भी हमें भोजन नहीं देंगे। मुझे तो पहले ही पता था, वो कप्पे बहुत दुष्ट है। दोस्तों, अब तो हमारे पास एक ही हल है कि हम सब ये जंगल छोड़कर अपने साथ वाले जंगल में चले जाएं, क्योंकि उस जंगल में अभी सूखे का मौसम नहीं आया है। अभी तो उस जंगल में हर तरफ भोजन ही भोजन होगा। हम सब पक्षी कुछ समय के लिए उस जंगल में चले जाते हैं। जब हमारे जंगल में सूखे का मौसम खत्म हो जाएगा तो हम सब पक्षी वापस लौट आएंगे। हाँ चिड़िया बहन, ये ठीक रहेगा। ऐसा कहते हुए वो सभी पक्षी दूसरे जंगल की ओर चले जाते हैं। वो सभी पक्षी एक बड़े पेड़ पर अपने घोंसले बनाकर रहने लगते हैं। उस जंगल में भोजन भी था और पानी भी था, इसलिए उन सभी पक्षियों को कोई भी चिंता नहीं थी। कुछ दिन बीत जाते हैं। दूसरी तरफ जंगल में काले काले बादल आ जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो कप्पे तो बारिश को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। उन्हें तो ऐसे लग रहा था कि इस बारिश के कारण उनकी फसलें और भी बढ़ जाएंगी। जंगल में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। 2 दिन गुजर गए थे, लेकिन बारिश तो पहले से भी ज्यादा हो रही थी। जंगल में हर तरफ पानी ही पानी था और तो और उन कप्पों का खेत भी पूरा पानी से भर गया था। वो कप्पे अब बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि उस जंगल में तो हर तरफ पानी ही पानी था। बिजली, ये क्या हो गया? हमारे खेत में तो पानी भर गया है। अब तो हमारी सारी फसल खराब हो गई होगी। ये हमारे साथ क्या हो गया है? वो कप्पे तो बहुत परेशान थे। 1-2 दिनों तक बारिश रुक जाती है और जंगल का पानी भी सूख जाता है, लेकिन उन कप्पों की फसल तो बिल्कुल ही खराब हो चुकी थी। बादल जी, हमारी फसल तो खराब हो गई है, अब हम क्या खाएंगे? हाँ बिजली, हमने ये फसल कितनी मुश्किलों से लगाई थी। देखो तो, एक ही झटके में सारी फसल खराब हो गई। लगता है बिजली, हमने पक्षियों को भोजन देने से मना किया था ना, इसीलिए हमारी फसल खराब हो गई और हमें उसी की सजा मिली है। मानो चिड़िया अपनी बेटी मीना चिड़िया के साथ घने जंगल में जा रही थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा, बारिश तो बहुत तेज है, अब हम क्या करेंगे? मीना बेटी, यहाँ तो हमारा कोई भी जानने वाला नहीं है। अब तो किसी पेड़ के नीचे बैठकर ही बारिश रुकने का इंतजार करना होगा। वो दोनों माँ बेटी एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। सुनहरी चील अपनी बड़ी बहन के पड़ोस में ही रहती थी। जैसे ही बारिश शुरू होती है तो वो अपनी बड़ी बहन के पास जाती है। बड़ी, चलो चलो जंगल में चलते हैं। ऐसे मौसम में कोई ना कोई पक्षी तो हमें मिल ही जाएगा। छोटी, मेरा बारिश में भीगने का कोई भी इरादा नहीं है। तुम जाओ और अपनी किस्मत आजमा लो। बड़ी, मैं तो जा रही हूँ जंगल। देखना, मैं अपने साथ कोई ना कोई शिकार तो जरूर लेकर आऊंगी। ऐसा कहते हुए भूखी चील वहाँ से चली जाती है। उड़ते उड़ते वो चील घने जंगल में पहुँच जाती है। सुनहरी चील दूर से ही चिड़िया को देख लेती है। मीना बेटी, सामने एक चील आ रही है, आप मेरे पीछे छुप जाएं। तभी चील भी वहाँ आ जाती है। अगर किसी तरह से ये माँ बेटी मेरे जाल में फंस जाए तो आज मजा ही आ जाए। चिड़िया, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो चील चाची हूँ। मैं तो जंगल के सभी पक्षियों का बहुत ख्याल रखती हूँ।
जो पक्षी भी बारिश में फंस जाती है मैं उसे अपने साथ अपने घर में ले जाती हूँ। लेकिन चील चाची, मैंने सुना है कि आप तो पक्षियों को खा लेती हैं। ये सब झूठ है, मैं तो सब्जियाँ खाती हूँ। मैंने तो अपने जीवन में कभी मांस नहीं खाया। तुम मेरे साथ चलो, जब तक बारिश रुक नहीं जाती तुम मेरे घर में रह सकती हो। मामा चिड़िया थोड़ी देर सोचती है और फिर चील के साथ चली जाती है। तुम दोनों माँ बेटी वहाँ बैठ जाओ और मैं तुम दोनों के लिए खाने का बंदोबस्त करती हूँ। चील चाची, मुझे माफ करना, मैंने आपके बारे में गलत सोचा। आप तो बहुत अच्छी हैं। मैं अपनी पड़ोसन बहन से नमक लेकर आती हूँ।